हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में हमने जो न्यूमेरिकल थ्योरी देखा था एक्सटेंशन ऑफ रेंज, उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल अभी हम लोग करने वाले हैं। तो ये सेशन कंप्लीटली प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होने वाला है। प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे न्यूमेरिकल को पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला मैं यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेंज से प्रॉब्लम लिया है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि PMMC इंस्ट्रूमेंट्स गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद 5 मिली एम्पियर, ठीक है, एंड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ कितना है 5 ओम। तो यहाँ पे मेरे पास गिवन है। सबसे पहले तो मैं गिवन लिख लेता हूं कि मेरे पास क्या क्या गिवन है। फर्स्ट मैं गिवन की बात करूं तो PMMC इंस्ट्रूमेंट गिवन है, ठीक है। गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद 5 मिली एम्पियर, करंट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन है कितना दे दिया है PMMC, मीटर करंट कितना है 5 मिली एम्पियर है, ओके, एंड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, और इसका रेजिस्टेंस भी मुझे पता है कितना, मीटर का रेजिस्टेंस पता है मुझे 5 ओम पता है, राइट। क्लियर हो गया। नाउ कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द नेसेसरी कंपोनेंट इन ऑर्डर दैट इंस्ट्रूमेंट में बी यूज्ड एज फर्स्ट 2 एम्पियर एंड 5 एम्पियर ए मीटर। इसको हम लोग ए मीटर की तरह यूज करेंगे कितना कितना वैल्यू को मेजरमेंट करने के लिए, 2 एम्पियर की करंट को मेजरमेंट करने के लिए एंड 5 एम्पियर करंट को मेजरमेंट करने के लिए। तो क्या करना है मुझे, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द नेसेसरी कंपोनेंट्स, मतलब कितना, इतने एम्पियर को मेजरमेंट करने के लिए मुझे कितने रेजिस्टेंस वहां पे ऐड करना है। इसका मतलब ये हुआ, जब मैं इस PMMC इंस्ट्रूमेंट को एज ए मीटर यूज करना चाहूंगा 2 एम्पियर और 5 एम्पियर को मेजरमेंट करने के लिए, तो मुझे एक संट लगाना पड़ेगा। तो 2 एम्पियर के लिए कितना का संट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा और 5 एम्पियर के लिए कितने वैल्यू का संट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है। समझ में आ गई बात, करना क्या है। तो फर्स्ट केस नंबर 1 मैं ले रहा हूं, यहाँ पे केस नंबर 1 मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। केस नंबर 1 में फॉर 2 एम्पियर के लिए मैं यहां पे ले रहा हूं, ठीक। अब देखिए हमारे पास PMMC इंस्ट्रूमेंट है ना। इसका मतलब ये मैं PMMC इंस्ट्रूमेंट यहां पे एक बनाता हूं। ये देखिए ध्यान से आप, ये हो गया मेरा PMMC इंस्ट्रूमेंट, ठीक। ये मेरे पास PMMC इंस्ट्रूमेंट है और इस PMMC इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 5 ओम यहां पे गिवन है, ये 5 ओम गिवन है, ठीक है। अभी ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन, या फिर इसका जो हम बोल सकते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन या मैक्सिमम करंट की वैल्यू जो है वो 5 मिली एम्पियर तक का ये क्या कर सकता है, अभी मेजर कर सकता है। बट अपने को इसको यूज करना है फॉर 2 एम्पियर के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल में एक बहुत ही कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, शंट बोलूंगा, शंट रेजिस्टेंस बोलूंगा। तो इसके पैरेलल में मैं क्या कर लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और दिस रेजिस्टेंस इज नथिंग बट शंट रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू क्या होगा आपको पूछा है, राइट। तो ये हो गया मेरा टोटल करंट का वैल्यू, ये हो गया मेरा टोटल करंट का वैल्यू, ये शंट रेजिस्टेंस है, ये मीटर करंट है, और ये हो गया मेरा IM का वैल्यू, जो IM का वैल्यू मुझे पता है। अब हमने इसका जब डेरिवेशन किया था लास्ट क्लास में, तो डायरेक्ट हमको शंट रेजिस्टेंस का यहाँ पे वैल्यू मिला था। उसकी वैल्यू क्या मिला था, शंट रेजिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, RSH इज इक्वल टू क्या हुआ था बताइए, RM डिवाइडेड बाई M-1, ठीक है। वेयर M क्या है, तो M इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, M क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, M इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, राइट। और M का वैल्यू क्या था, M का वैल्यू था हमारे पास टोटल करंट डिवाइडेड बाई IM, तो I का वैल्यू मेरे पास कितना है, 2 एम्पियर है। फॉर दिस क्वेश्चन I का वैल्यू मेरे पास कितना है, 2 एम्पियर है ना। और IM का वैल्यू मेरे पास कितना है, IM का वैल्यू मेरे पास 5 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 1000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो M का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 से कर जाएगा 200 टाइम, और 200 इंटू 2 करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 400 आ जाएगा। क्लियर, 400 वैल्यू आ गया मेरा M का। तो
तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेरा कितना आ गया, यदि आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए बोलता तो ये 400 टाइम आ रहा है, मतलब इतने टाइम उसको अपने को क्या करना है, रेंज को एक्सटेंड कर रहे हैं, मान के चलो। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको बताया था मैं क्या चीज है, ठीक है। अब यहां से RSH की वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा, तो RSH की वैल्यू, नाउ RSH इज इक्वल टू RM इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 5 ओम है, तो मैं यहां पे रख दे ये 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई m माइनस 1, m का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 400 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 399 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 अपॉन 400 करेंगे तो 5 से 5 अपॉन 8 आएगा, मतलब 0.00125 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 0.0125 ओम समथिंग आ रहा है ना। यहाँ पे लिखता हूं मैं 0.0125 ओम समथिंग, ठीक है, इतना वैल्यू यहाँ पे आएगा शंट रेजिस्टेंस का। तो ये मेरा आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे इतने ओम का रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे 2 एम्पियर तक के करंट को मेजरमेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना करंट बाईपास करेगा उसको भी आप चाहोगे तो आप निकाल सकते हो, बट उसकी अभी नीड नहीं है ना। टोटल ये करंट पता है, ये करंट आपको पता है, तो यहाँ के करंट को भी निकाला जा सकता है, बट अभी पूछा नहीं है तो हम लोग नहीं निकालेंगे। क्लियर, ये मेरा केस नंबर 1 फॉर 2 एम्पियर हो गया। केस नंबर 1 में ही हम लोग देख लेते हैं कितना एम्पियर के लिए, फॉर 5 एम्पियर एमीटर, फॉर 5 एम्पियर एमीटर, ठीक, फॉर 5 एम्पियर एमीटर। ये दिख नहीं रहा है ना, एमीटर है, चलो एमीटर है और कुछ नहीं है वो, है ना, ये हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे बस, अब 5 एम्पियर के लिए तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेरा चेंज होगा, तो नया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेरा कितना हो जाएगा, ये 5 एम्पियर डिवाइडेड बाई 5 मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से 5 कटा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा m का वैल्यू, ठीक है। अब यहां से RSH की वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा तो मेरे पास RSH की वैल्यू कितना आएगा, नाउ RSH इक्वल्स टू RM का वैल्यू कितना है मेरे पास 5 हो गया, एंड m माइनस 1, m का वैल्यू मेरे पास कितना है 1000 हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 डिवाइडेड बाई 999, 5 डिवाइडेड बाई 999, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, ये 5 डिवाइडेड बाई 999 करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेते हैं इसको 5 इंटू 10 टू द पावर -3, हम लोग अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं ना, 1 से माइनस करोगे तो लगभग उतना ही आना है, इसलिए हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, या फिर आप लिख सकते हो 0.005 समथिंग के आसपास आएगा, तो बहुत छोटा वैल्यू है तो आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो RSH का वैल्यू आपके पास इतना ओम का रेजिस्टेंस लगाना, यहां भी अप्रोक्सीमेटली 5/400 ही है, अप्रोक्सीमेट 0.0125 ओम हम लोग लिए हैं, ठीक है। आप कैलकुलेट उसको कर लेना और एक्यूरेट चाहिए तो ये मेरा केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 1 में मेरे को 5 एम्पियर रेंज के लिए क्या करना था, एक बार 2 एम्पियर रेंज और 5 एम्पियर रेंज के लिए शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना था, मैंने वहां पे कैलकुलेट कर दिया, इतना आ गया, राइट, ठीक। इसका मतलब करंट का वैल्यू बढ़ते जा रहा है तो मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू और कम होते जा रहा है, यही तो हमने पढ़ा था ना वहां पे, करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू और क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को आपको रेंज को एक्सटेंड करना है, किसके लिए, वोल्ट मीटर के लिए करना है इसी चीज को, ठीक है। अब इसी को हम लोग किसके लिए करेंगे, वोल्ट मीटर के लिए, तो यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर वोल्ट मीटर। केस नंबर 2 में चलते हैं, ठीक है। चलो अब केस नंबर 2 को डील करते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा रफ कर देते हैं, फिर हम लोग चलते हैं केस नंबर 2 में, है ना। चलिए केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, यहां से देखिए, केस नंबर 2, ओके। तो केस नंबर 2 किसके लिए, फॉर 10 वोल्ट, फॉर 10 वोल्ट, 10 वोल्ट के लिए। अब आप इसको एज अ वोल्ट मीटर की तरह यूज करने वाले हो,
ठीक है, तो अभी आपको क्या गिवन है, एक पीएमएमसी गिवन है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज पीएमएमसी का कितना है, 5 ओम। ठीक है, ये आपके पास 5 ओम है और इसमें फ्लो होने वाली करंट कितना है, आई एम का वैल्यू, या फिर अब आप बोल सकते हो उसी को आई, क्योंकि वोल्ट मीटर की तरह यूज करोगे, मिली एम्पियर। राइट, ये हो गया, क्लियर है। अब आप इसको 10 वोल्ट के रेंज के लिए इसको यूज करना चाह रहे हो तो इसके सीरीज में आपको क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा हाई वैल्यू का, और इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे सीरीज रेजिस्टेंस। और ये मेरे पास क्या है, टोटल वोल्टेज है, ये मेरे पास क्या है, टोटल वोल्टेज है, जिसका वैल्यू मेरे पास कितना है, 10 वोल्ट है। ठीक, ऐसा मान के चलिए ये 10 वोल्ट है टोटल वोल्टेज, और इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो VM है, इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो कितना है, VM है। तो मेरे को क्या का वैल्यू पूछा है, वो RSE का वैल्यू वो पूछ रहा है। तो RSE का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमने यहां से क्या डेरिवेशन किया था, नाउ RSE इज इक्वल टू RM, क्या हो जाएगा ये M-1, वोल्टेज डिवीजन रूल हम लोग लिए थे, फिर वहां से हम लोग ये लिख लिए थे। और M का वैल्यू हमारे पास क्या है, M इज इक्वल टू होता है V डिवाइडेड बाई VM, राइट, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब यहां पे VM का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। VM का वैल्यू क्या हो जाएगा, VM इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस दिस PMMC, है ना, मीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां का करंट इंटू यहां का रेजिस्टेंस, तो 5 इंटू 5 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा वोल्ट। ठीक, VM का वैल्यू मुझे मिल गया। तो M का वैल्यू क्या होगा, अब चलिए केस 2 में हम लोग ले रहे हैं, फॉर केस 2 में ले रहे हैं फर्स्ट A, फॉर कितना वोल्ट के लिए, 10 वोल्ट। चलो यहां पे लिख चुके हैं हम लोग फॉर 10 वोल्ट, तो यहां पे 10 वोल्ट के लिए हम लोग M निकाल लेते हैं। 10 वोल्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल भी कितना वोल्ट के लिए निकालना है, 10 वोल्ट के लिए, तो ये 10 वोल्ट हो गया। और VM का वैल्यू आपने निकाला है यहाँ पे 25 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 कट गया, 25 से 100 4 टाइम गया, या 40 हो गया, तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 करेंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 400 M का वैल्यू। ठीक है, 40 टाइम आपका गया, 25 से 40 टाइम आपका गया 1000, है ना, और 40 से आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। M का वैल्यू आपको यहां पे मिल गया, M इज इक्वल टू 400, राइट। अब इसको आप फॉर्मूला में यूज करेंगे यहां से, तो नाउ फर्स्ट केस में RSE कितना हो जाएगा, फर्स्ट RSE सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होगा बताइए मुझे। RM का वैल्यू कितना गिवन है, RM का वैल्यू मेरे पास 5 गिवन है, ठीक है, और M का वैल्यू हमने कितना निकाला 400 -1, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 399, तो ये कितना आएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू, 400 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 किलो ओम के आसपास आता। बट अभी इसके लिए आपके पास सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, 5 इंटू 400 -1 करेंगे, मतलब 5 इंटू 399 करेंगे, तो 400 से करते तो 2000 के आसपास आता। बट अभी ये आ जाएगा 1900, कितना आएगा 95 ओम। ठीक है, मतलब आपको 10 वोल्ट को मेजरमेंट करना है तो आपको ना इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। कितना रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में, 1995 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा, यदि आपको इसको एज अ वोल्ट मीटर की तरह यूज करना हो। डायरेक्ट यूज कर देंगे तो फिर डैमेज हो जाएगा, है ना, उतना रेजिस्टेंस नहीं है, ये आपका मीटर जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए आपको रेंज को बढ़ाना है, इतने वोल्टेज के लिए इसको यूज करना है, तो आपको वहां पे सिंपल सी बात है सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। कितना ओम का, 1995 ओम का रेजिस्टेंस आपको वहां पे लगाना पड़ेगा। क्लियर। सेकेंड आपको देखो, सेकेंड आपको क्या करना है, RSE की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब कितने वोल्ट के लिए रेंज हो जाएगा, अब 10 वोल्ट के लिए,
तो 10 वोल्ट के लिए आप एम निकालें, अब सॉरी अब कितना वोल्ट के लिए, 100 वोल्ट के लिए हो जाएगा, तो 100 वोल्ट के लिए आप एम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 25, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको 25। तो 25 से 100 4 टाइम गया, कितना आ जाएगा, अब 4000 आ जाएगा, है ना। तो यहां से आप RAC अब निकालना चाहोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 5 ही है रेजिस्टेंस, अब ये हो जाएगा 4000 -1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3999, तो 4000 रहता, तो देख लीजिए आप कितना आएगा ये इस 100 वोल्ट के लिए, हाँ 1 9 बढ़ जाएगा ना, 19995 19,995, राइट, 19,995। इतना ओम का रेजिस्टेंस आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा यदि आपको 100 वोल्ट के लिए इसको यूज करना है तो, ठीक है। तो दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2, मतलब केस नंबर 2 का यहाँ पे मैंने दो कंडीशन 10 वोल्ट के लिए देखा और यहाँ पे 100 वोल्ट के लिए देखा। 10 वोल्ट के लिए आपको यहाँ पे इतना ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा और 100 वोल्ट के लिए आपको इतना ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाता है एक्सटेंशन ऑफ रेंज में, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे वे में आपका तैयारी करना है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है, फिर आप अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं और ओके। तो चलिए यहाँ पे मैं प्रॉब्लम नंबर 2 लिया हूं इसी टॉपिक का। इसमें पूछा है, देखो क्या है इसमें, द कॉइल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम गिवन। लिखिए क्या क्या गिवन है इसमें। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या गिवन है। फर्स्ट, द कॉइल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दिया है उस कॉइल का, RM, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का 1 ओम है, ओके ठीक है। एंड हैज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन 250 वोल्ट, इसका मतलब वोल्ट मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना दे दिया है, इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दिया है 250 वोल्ट का इंस्ट्रूमेंट है, उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब VM होगा, ठीक है। व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 4999 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ इट, ठीक है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन इतना है, V का वैल्यू है, क्यों, क्योंकि जब सीरीज में आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो 499, है ना, ये सीरीज में आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन उसका V है, ठीक है। कितना ओम का रेजिस्टेंस आप लगा रहे हो, 499 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आप लगा रहे हो, उस पे कनेक्ट कर रहे हो सीरीज में, ठीक है, ये हो गया। सो द करेंट रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट व्हेन यूज्ड इन एमीटर विथ अ शंट ऑफ 1/499 ओम, ठीक है। ये हम लोग अभी निकालते हैं। इससे पहले देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट केस में मैं आऊंगा, इससे पहले क्या बोल रहा है कि आपके पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है, कितना 1 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है। ये मैंने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बना दिया, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना ओम का है, 1 ओम का गिवन है, राइट। एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इसका जो भी इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन 250 वोल्ट है व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 499 इज कनेक्टेड इन सीरीज। मान लो मैं इसका रेजिस्टेंस, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं, कितना ओम का, 499 ओम का सीरीज में RAC, तो इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो कितना हो जाता है बताइए मुझे। इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है मतलब टोटल V का जो वैल्यू है वो हो जाता है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, ठीक। तो अभी फिलहाल अननोन क्या है मेरे पास, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है VM वो मेरा अननोन है, उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले यहां से रिलेशन लगा के, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है फॉर वोल्ट मीटर, सीरीज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मीटर रेजिस्टेंस M-1, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। और M इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो M इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल वोल्टेज फुल स्केल डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय द मीटर वोल्टेज, मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन है ना, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन VM, ठीक। अब यहां से मुझे क्या पता है, यहां से सबसे पहले ना मीटर का रेजिस्टेंस पता है और मेरे पास RAC पता है, मीटर का रेजिस्टेंस पता है, RAC पता है, तो मैं इस फॉर्मूला को यूज करके सबसे पहले M निकाल लेता हूं, ठीक है। तो M कैसे निकालूंगा मैं यहां से, ये देखिए RAC डिवाइडेड बाई RM इज इक्वल टू M-1, तो व्हाट इज M, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RAC डिवाइडेड बाई RM
+1 हो जाएगा। ये मेरा m का वैल्यू है। ठीक, तो चलो RAC मुझे पता है, RAC का वैल्यू मेरे पास कितना गिवन है, 4999 गिवन है, तो ये हो जाएगा 4999। ठीक है, RM का वैल्यू मुझे कितना पता है, नाउ RM का वैल्यू मुझे 1 पता है, 1 ओम। ठीक है, तो ये मेरे पास 1 हो गया, +1 तो हो जाएगा 4999 में 1 ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 5000। तो M का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 5000 आ गया। करेक्ट, इतना क्लियर है, M का वैल्यू मेरे पास 5000 आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या था इस प्रॉब्लम में, अभी इस केस से मुझे निकालना क्या था, M इज इक्वल टू क्या होता है, नाउ M इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, V/VM। तो V पता है, M पता है, अब मैं क्या की वैल्यू को निकाल सकता हूं, VM, मीटर के क्रॉस वोल्टेज कितना है वो मैं निकाल सकता हूं। तो VM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/M हो जाएगा, है ना। अब यहां से V का वैल्यू हमारे पास टोटल वोल्टेज फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है, 250 वोल्ट है, एंड M का वैल्यू मैंने कितना निकाला है, 5000। राइट, तो 5000 है, ये 0 से मैंने 0 कटा दिया, 25 से कितने टाइम जाएगा ये, या फिर 250 से ये कट गया 500 2 टाइम, और ये 0 तो 1/20 आ गया, है ना, इसका 1/20 आ जाएगा। 250 डिवाइडेड बाई 5000 करोगे तो 250 डिवाइडेड बाई 500 तो 2 बार जाएगा, और एक 0 यहाँ पे बचा हुआ है, तो 1/20, 1/20 को मैं लिख सकता हूँ 0.05। तो Vm का वैल्यू मेरे पास हो गया 0.05 वोल्ट, इतना रेंज का मेरे पास Vm आ गया। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया मेरा मीटर का रेंज, Vm का वैल्यू। अब इसमें पूछा क्या है, अब मैंने Vm भी बता दिया, Rm भी पता है, तो मैं यहां से Im भी निकाल सकता हूं। ठीक है, तो Im का वैल्यू लेट सपोज मैं यहां पे निकाल रहा हूं, Im का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, Vm इंटू Rm, लिख सकता हूं कि नहीं, इसमें फ्लो होने वाली करंट ही तो मेरा Im है ना, या फिर वही फ्लो होने वाली करंट ही I है, वेर I इक्वल टू Im, तो Im इज इक्वल टू Vm इंटू Rm। तो Vm का वैल्यू मेरे पास कितना है वहां पे 0.05 और Rm का वैल्यू कितना है 1, तो मेरा करंट कितना आ गया 0.05 एम्पियर आ गया। राइट, इतना मेरे पास Im का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें, कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट इसमें कैलकुलेट करना है आपको, पहला पॉइंट ये कैलकुलेट करना है, द करेंट रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट व्हेन यूज्ड एज एमीटर। अब इसको मैं एमीटर की तरह यूज करूंगा इसी इंस्ट्रूमेंट को जिसका शंट रेजिस्टेंस कितना है, जिसका शंट रेजिस्टेंस आपको गिवन है, शंट रेजिस्टेंस 1 कितना 499, ये शंट रेजिस्टेंस 1/499 गिवन है। तो द करेंट रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो करंट का रेंज क्या होगा, क्या पूछा है आपको, ये करंट का रेंज को पूछा है, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो सिंपल सी बात है, करंट का रेंज हम लोग निकाल सकते हैं अब। ठीक है, तो करंट का रेंज मैं कैसे निकालूंगा, अब इसी इंस्ट्रूमेंट को देखिए, यहाँ पे डायग्राम वाइज सब बात कर रहा हूं मैं, इसी इंस्ट्रूमेंट को अब मैं यूज कर रहा हूं। ठीक, इसी इंस्ट्रूमेंट को अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, किसकी तरह, एमीटर की तरह, है ना। ये हो गया, यहाँ पे मैंने शंट लगा दिया, ये शंट, ठीक है, और ये शंट रेजिस्टेंस मुझे पता है, अब शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/499 ओम मुझे पता है। Rm भी अब मुझे पता है, Rm भी मुझे पता चल गया है, Rm तो 1 ओम है। यहाँ का Im भी मुझे पता है, Im मैंने निकाल लिया है, कितना 0.05 एम्पियर। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, अब टोटल करंट की वैल्यू निकालना है, तो कुल मिला के मुझे पहले M निकाल लेना चाहिए। तो RSH इज इक्वल टू क्या होगा, ये Rm डिवाइडेड बाई M-1। ठीक है, अब यहां से मैं M-1 को क्या लिख सकता हूं, नाउ M-1 इज इक्वल टू Rm डिवाइडेड बाई RSH। तो M इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, Rm डिवाइडेड बाई RSH प्लस 1। क्या लिख सकता हूं मैं, Rm डिवाइडेड बाई RSH प्लस 1, दिख रहा है ना। ओके, ये हो गया। तो M की वैल्यू क्या आएगा, यहां से M की वैल्यू मान लो मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा, तो M इज इक्वल टू, Rm का वैल्यू मुझे कितना पता है 1 पता है, तो ये मैंने 1 लिख दिया।
ठीक है। RSH का वैल्यू कितना पता है 1/499, तो 1/499 ये हो गया, +1, तो इसको मैं ठीक कर लेता हूं, 499 ऊपर चला गया, +1 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 500 वैल्यू आ जाएगा m का। कितना आ गया 500 आ गया m का वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है, i का वैल्यू ये पूछा है, तो m इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए, m इज इक्वल टू होता है i डिवाइडेड बाई im। अब यहां से i का वैल्यू मैं बता सकता हूं, तो फाइनली i का वैल्यू यदि मैं निकालना चाहूंगा तो यहां से i का वैल्यू को बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूं। अब देखो i इज इक्वल टू मेरा क्या होगा m इंटू आई एम, m टाइम क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, तो टोटल करंट जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन की वैल्यू से। तो मेरे पास m का वैल्यू कितना मैंने निकाला, अभी m का वैल्यू मैंने निकाला 500, तो ये हो गया 500, ठीक है। और im का वैल्यू कितना है, im का वैल्यू मेरे पास 0.05 है, 0.05 या 0.05 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 डिवाइडेड बाई 100, 5 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकता हूं। ये 0000 कट गया, 5 से 5 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना एम्पियर आएगा 25 एम्पियर मेरा यहाँ पे करंट आएगा। क्लियर हो गई बात, 25 एम्पियर करंट आएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा 2 स्टेप में आपको लेवल नंबर 2 मतलब 2 स्टेप अंदर जाके कैलकुलेट करना था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा आपको इसमें समझना था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आई का वैल्यू कितना आ गया 25 एम्पियर आ गया। कितने के लिए शंट रेजिस्टेंस लगाऊंगा, तो 1/499 ओम का शंट रेजिस्टेंस यदि मैं लगाता हूं तो क्लियर। सेकंड क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस फॉर द इंस्ट्रूमेंट टू गिव अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 एम्पियर। अब फिर उल्टा पूछ दिया, अब आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ दिया, कब के लिए, जब आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट अब कितना हो गया 50 एम्पियर हो गया तब के लिए, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट अब कितना हो गया आपका 50 एम्पियर हो गया तब के लिए। तो यहां से निकाल लेते हैं, शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर एम m-1। अब m आपका फिर चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, अब 500 मत रखना, गलती नहीं करना यहाँ पे। m का वैल्यू देखो यहाँ पे 500 आया था, उसके लिए 5000 आया था, सब अलग अलग केसेस है, सब अलग अलग केस में m का वैल्यू हर बार चेंज होगा। जब भी आपका करंट बढ़ेगा, ये करंट बढ़ेगा, m का वैल्यू चेंज होगा, वही तो रिप्रेजेंट करता है ना m, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब m का वैल्यू क्या होगा बोलिए, m का वैल्यू अब होगा i डिवाइडेड बाई आई एम। तो अब आपको कितना एम्पियर को मेजरमेंट करना है 50 एम्पियर को, तो ये ले लिया 50। im तो आपका फिक्स्ड है कितना 0.05, तो ये 0.05, तो इसको मैं लिख लेता हूं 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, यही होगा ना, हाँ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ना 5, ये 10 से कटेगा। अब m का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1000 आ गया। अब m का वैल्यू 1000 आ गया, तो अब RSH की वैल्यू को आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड, RSH इज इक्वल टू RM। RM का वैल्यू तो फिक्स्ड है 1 ओम, मीटर का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है 1 ओम का, एंड m का वैल्यू अब कितना निकाले हैं 1000, ये 1000 माइनस 1, तो ये आ गया आपका 1/999 ओम इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये आपका करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें एक आपका करंट का वैल्यू पूछा था, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया। दूसरी बार आपका यहाँ पे RSH पूछा था 50 एम्पियर पे, उसकी वैल्यू आ गया 1/999, वो भी हमने निकाल लिया, ठीक है। RSH का वैल्यू 1/999 है ना। और तो हमारा आंसर आया, फर्स्ट आंसर कितना आया था 25 एम्पियर, करेक्ट है। दूसरा आंसर हमारा RSH का वैल्यू आया 1/999 ओम, उसको आप मिली ओम में भी लिख सकते हैं, उसको सही से मतलब डिवाइड करके 1/999 से डिवाइड करके 999 से 1 को डिवाइड करेंगे तो मिली ओम में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा था, है ना। तो चलिए और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन होगा तो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, ओके। तो चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है देखिए, है ना। इसमें क्या है, द टॉर्क ऑफ एन एमीटर वेरीज इज द स्क्वायर ऑफ द करंट थ्रू इट इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर प्रोड्यूसेस, ठीक है। इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 90 डिग्री
What deflection will occur for current of 5 ampere when the instrument is first spring controlled and second gravity controlled? ठीक है, तो the torque of an ammeter varies the square of the current. That means deflecting torque is directly proportional to square of the current. ये तो वैलिड होता है किसके लिए? मूविंग आयरन के लिए, ठीक है। बट अभी आपने मूविंग आयरन अभी नहीं पढ़ा, इसके लिए नॉन लीनियर स्केल होता है, ठीक है। ठीक, इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 90 डिग्री, और क्या क्या गिवन है यहाँ पे? करंट का वैल्यू दे दिया है, I1 का वैल्यू 10 एम्पियर है, तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कितना डिग्री हो रहा है? 90 डिग्री। क्लियर? एंड सेकेंड, फॉर करंट ऑफ 5 एम्पियर, मान लो यहाँ पे करंट का वैल्यू हमारे पास कितना है? 5 एम्पियर है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा, द डिफ्लेक्शन विल अकर फॉर करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो इसके लिए कितना डिफ्लेक्शन होगा ये आपको पूछा गया है। और टीडी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर दिया हुआ है। बट यहाँ पे पूछ रहा है स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल, तो ये वाले टॉर्क के लिए नहीं पूछ रहा है आपको, मूविंग आयरन के लिए ये क्वेश्चन नहीं है ना। यहाँ पे आपको पूछ रहा है स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल के लिए पूछा जा रहा है। तो स्प्रिंग कंट्रोल की मैं बात करूं तो स्प्रिंग कंट्रोल में फर्स्ट यदि मैं स्प्रिंग कंट्रोल ले रहा हूं, ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल, तो स्प्रिंग कंट्रोल जब हम लोग वहां पे पढ़े थे कंट्रोलिंग टॉर्क में, तो यहां पे रिलेशन आया था थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या आया था? करंट। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आया था पीएमएमसी के लिए। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आया था, हमने वहां पे स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया था पीएमएमसी में, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करना चाहेंगे, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो ठीक है, इसको लिख देते हैं थीटा 2 डिवाइडेड बाई थीटा 1 इज इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? I1। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या की वैल्यू पूछा है आपको? थीटा 2 की वैल्यू पूछा है, तो थीटा 2 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेरा हो गया थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 इंटू क्या हो जाएगा? बोलिए यहाँ पे I2 डिवाइडेड बाई I1 होगा। अब थीटा 1 की आप बात करेंगे तो थीटा 1 कितना दे रखा है आपको? 90 डिग्री, 90 डिग्री, राइट। और I2 की आप बात करेंगे तो I2 आपको 5 एम्पियर दे रखा है, और I1 की आप यहाँ पे देखेंगे तो 2, तो कितना हो जाएगा? 5/10 1/2 90/2 45 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट यदि आप स्प्रिंग कंट्रोल यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो डिफ्लेक्शन आएगा थीटा 2 जो आएगा वो जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है, इतना डिग्री आपका आंसर आएगा, ठीक है, जब आप यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल यूज करेंगे तब के केस में। और ग्रेविटी कंट्रोल आप यूज करेंगे सेकंड, यहाँ पे मान लो ग्रेविटी कंट्रोल्ड, तो ग्रेविटी कंट्रोल में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे जो कंट्रोलिंग टॉर्क था वो क्या था? कंट्रोलिंग टॉर्क mg इंटू एल साइन थीटा था। इसका मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? साइन थीटा था। इसका मतलब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल होगा अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, TC इज इक्वल टू TD, तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, है ना। तो यहां से आप निकालना चाहेंगे एंड टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। यहां से अब हम लोग क्या निकालना चाहेंगे? ओके, साइन थीटा 2 की वैल्यू हम लोग निकालना चाहेंगे, तो साइन थीटा 2, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो डिफ्लेक्शन किसके कारण हो रहा है? करंट के कारण हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जहां पे हम लोग लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ओके, तो यहां से क्या का वैल्यू मेरे को निकालना है अब? थीटा 2, साइन थीटा 2 की वैल्यू, तो ये मेरा हो गया I2 डिवाइडेड बाई I1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1। क्लियर? साइन थीटा 1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां से मैं I2 की वैल्यू निकालना चाहूंगा, साइन थीटा 2 की वैल्यू मैं निकालना चाहूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा?
नाउ साइन थीटा 2 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 इंटू I2 बाई I1, I2 बाई I1। तो साइन थीटा 1 का वैल्यू यहाँ पे थीटा 1 का वैल्यू 90, तो साइन 90 डिग्री, I2 का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया एंड 5 डिवाइडेड बाई 10, तो साइन थीटा 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा 2 का वैल्यू 1/2। तो थीटा 2 का वैल्यू आपको यहाँ पे निकालेंगे तो 1/2 कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो थीटा 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे थीटा 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट लिख सकते हो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ओके, और यहाँ पे आप ग्रेविटी कंट्रोल पढ़ेंगे, है ना, तो ग्रेविटी कंट्रोल a torque of an ammeter varies as the square of the current through it if a current of इतना for current 5 ampere when the instrument is spring control and gravity control। तो ठीक है, ग्रेविटी कंट्रोल में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। नाउ वी कैन डायरेक्टली I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, थीटा 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। ओके, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। चलिए यहाँ पे तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, PMMC एमीटर हैज अ रेक्टेंगुलर कॉइल 2 सेंटीमीटर 2/3 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ना बीच में, दो मैग्नेट के बीच में, ओके, विथ 100 टर्न्स। तो गिवन पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन डाटा जो भी है उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या क्या गिवन है मुझे बताइए, PMMC एमीटर गिवन है, हैज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया आप बोल सकते हो L/B बोल सकते हो, L क्रॉस B कितना दे दिया है बोलिए, 2 सेंटीमीटर क्रॉस 3 सेंटीमीटर, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे दिया एरिया। ठीक, इसको हम लोग किस में लिख लेते हैं, मीटर में लिख लेते हैं, तो 6 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर में। विथ 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, वो जो कॉइल हम लोग यूज किए हैं वहां पे उसका 100 है, एंड इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग प्लेस कर रहे हैं जिसका मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स डेंसिटी अपने पास गिवन है 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज, ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट इसमें गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल के से, वेरी स्मॉल के, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना गिवन है 2.0 है, 20 नहीं है वो, 2.0 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन मीटर पर डिग्री, न्यूटन मीटर पर डिग्री, ये गिवन है आपका। एंड फाइंड डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल व्हेन इट कैरीज करंट, दो अलग अलग करंट की वैल्यू दिया है, एक 10 मिली एम्पियर डीसी दिया है, एक 10 मिली एम्पियर एसी दिया है। तो जब मैं आपको PMMC पढ़ा रहा था तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बताया था कि दो परमानेंट मेरे पास सपोज मैग्नेट है, ये मेरे पास N है, ये मेरे पास क्या है साउथ है, इन दोनों के बीच में मैं एक कॉइल को प्लेस करता हूं ऐसा, ठीक है, ये लेट सपोज एक कॉइल है, इसमें वाइंडिंग है, ये सब वाइंडिंग है ना, इस फॉर्मर के ऊपर में वाइंडिंग रहता है, फॉर्मर के नीचे में आयरन का एक बार रहता है ना, आयरन का एक पीस रहता है, ठीक है, उसके ऊपर में फॉर्मर, देन फॉर्मर के ऊपर में वाइंडिंग। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स दिया है इसका N गिवन है ना। दूसरी बात, यहाँ पे आप स्पिंडल मान लो ऐसे यूज किए हो, यहाँ पे ऐसा करके, यहाँ पे तो यहाँ पे एक स्प्रिंग आपने यूज किया है, यहाँ पे ऐसा, इसको ऐसे सप्लाई देने के लिए, ठीक, तो इसके थ्रू आप यहाँ पे दे रहे हो करंट। फर्स्ट केस में आप यहाँ पे करंट दे रहे हैं 10 मिली एम्पियर डीसी करंट दे रहे हैं, 10 मिली एम्पियर डीसी करंट दे रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये जो परमानेंट मैग्नेट आप यूज किए हो यहाँ पे ऐसा, इस परमानेंट मैग्नेट का आपको फ्लक्स डेंसिटी गिवन है, फ्लक्स डेंसिटी ये गिवन है B, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आप कितना करके रखे हो कॉइल में, मूविंग कॉइल का उसका 100 है, और ये मूविंग कॉइल जो है यहाँ पे, ये इसका लेंथ हो गया, और ये इसका ब्रेड इसका चौड़ाई है ना, लंबाई चौड़ाई दे दिया है, उसका एरिया दे दिया है ना, लेंथ और ब्रेड की वैल्यू दे दिया है, ठीक, कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन 6 × 10⁻⁴
मीटर स्क्वायर, उसकी लंबाई चौड़ाई आपको दे दिया है, लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, तो ये भी पता है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो स्प्रिंग आप यूज किए हो, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट भी पता है, ये स्प्रिंग का कांस्टेंट भी पता है। तो कैलकुलेट क्या करना है आपको इसमें, कैलकुलेट आपको करना है, कैलकुलेट फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। डिफ्लेक्शन मतलब थीटा की वैल्यू निकालना है कितना एम्पियर करंट के लिए, फॉर 10 मिली एम्पियर डीसी, 10 मिली एम्पियर डीसी सप्लाई के लिए। इतना समझ में आ गया। तो पीएमएमसी यदि आपने देखा नहीं होगा तो पीएमएमसी आप लेक्चर नंबर वहां पे 10 में जाकर देख सकते हैं, वहां पे पीएमएमसी को अच्छे से डील किया गया है ना। तो उसके वहां पे हमने बताया था पीएमएमसी को जब वहां पे डिस्कस किए, तो इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, एन बी ए आई, ये आता है वहां पे डेरिवेशन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, बी इज द फ्लक्स डेंसिटी, ए इज द एरिया ऑफ द मूविंग कॉइल एंड आई इज द करंट जो आप अप्लाई करते हो मूविंग कॉइल में, उसकी वैल्यू। ठीक है, ये होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। एंड कंट्रोलिंग टॉर्क की जो वहां पे आता है, कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू आता है स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू थीटा। कंट्रोलिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट, ये आता है। तो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन ये दोनों टॉर्क क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तभी आपका पॉइंटर एक पर्टिकुलर जगह पे फाइनल पोजीशन पे रुकता है। तो टीसी इज इक्वल टू टीडी, तो यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे के इंटू थीटा इज इक्वल टू एन बी ए आई, ये तो ये आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा यहां से, है ना। ये आपके पास अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन एक एक्सप्रेशन मिलेगा, एक, ठीक है, फॉर्मूला मिलेगा। अब यहाँ पे पूछा क्या है आपका, डिफ्लेक्शन पूछा है करंट के दो अलग अलग वैल्यू पे। तो यहां से मैं डिफ्लेक्शन को निकालना चाहूंगा, तो डिफ्लेक्शन थीटा इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, एन बी ए आई डिवाइडेड बाई क्या, के, स्प्रिंग कांस्टेंट के। जितने भी यूनिट है सब एसआई यूनिट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, यदि एरिया सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में आपको चेंज करना है, क्योंकि बाकी सब यहाँ भी मीटर में है। देखो फ्लक्स डेंसिटी ये भी मीटर में है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी न्यूटन मीटर में है, तो सब न्यूटन मीटर ये सब या जो एसआई यूनिट में होना चाहिए सब चीज। तो यूनिट का यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए सारे वैल्यू को चलिए पुट कीजिए। तो n का वैल्यू मेरे पास कितना है, 100 है, 100 मैंने पुट किया। b का वैल्यू मेरे पास कितना है, 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये b का वैल्यू पुट किए। एरिया निकाल लेना, लंबाई चौड़ाई गिवन है, लेंथ और विड्थ का वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे 6 × 10⁴ मैंने कैलकुलेट किया, तो 6 × 10⁴ हो गया एरिया। और करंट आप कितना दे रहे हैं इस कॉइल को, करंट आप कितना दे रहे हैं इस कॉइल को बताइए मुझे, 10 मिली एम्पियर आप दे रहे हैं ना, तो 10 × 10⁻³ हो जाएगा। एंड डिवाइडेड बाई स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है आपके पास, 2 × 10⁻⁷, तो 2 × 10⁻⁷। तो ऊपर का 10⁻⁴ एंड 10⁻³ कितना बनाएगा, 10⁻⁷ बनाएगा। तो ये 10⁻⁷ इस 10⁻⁷ से कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब यहां से आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये आपके पास 100 है, 0.1 है, 10 है, तो 100 इंटू ये तो 1 हो गया, 10 इंटू 0.1 1 हो गया, तो 100 इंटू 6 कितना हो गया, 600 हो गया। एंड 600 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 300 आएगा। तो जो भी यहाँ पे थीटा का वैल्यू आया वो 300 आया। 300 क्या, 300 डिग्री, 300 डिग्री यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया। थीटा कितना डिग्री रोटेट करेगा, यदि आप वहां पे 10 मिली एम्पियर करंट को मेजरमेंट करोगे तो जो भी अब पॉइंटर अटैच्ड है इसके साथ में वो वहां यहाँ पे ये 0 डिग्री है, तो यहां से 300 डिग्री में वो रोटेट करेगा। आप समझ जाइए इसको, ठीक है, बहुत रोटेट करेगा, मतलब 300 डिग्री मतलब टोटल तो 360 डिग्री होता है, उसमें से 300 डिग्री वो रोटेट करेगा। तो ऐसा कुछ न्यूमेरिकल सेट किया गया है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 300 डिग्री, राइट। कितना एम्पियर करंट पे, 10 मिली एम्पियर के करंट पे। क्लियर हो गई इतनी बात। अब थीटा का वैल्यू तो पूछा है ना। जब आपने उसको डीसी करंट दिया तो डिफ्लेक्शन आएगा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट चीज और क्या पूछा है, अब आप 10 मिली एम्पियर आप एसी इंस्ट्रूमेंट को एसी देंगे तो क्या होगा। तो जब मैंने आपको परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वहां पे पढ़ा रहा था तो एकदम क्लियरली बताया था कि जब किसी पीएमएमसी को डीसी दिया जाता है तो डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि डीसी मोटर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो वो सब चीज पढ़ाया था, लॉरेंज प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे डिफ्लेक्शन होगा, फोर्स कैसे प्रोड्यूस करता है, ये सब चीज बताया था, है ना।
और ये भी बताया था कि जब किसी पीएमएमसी को एसी दिया जाता है तो वो क्यों डिफ्लेक्ट नहीं करता, उसका पॉइंटर जो है क्यों जीरो पे ऑसिलेट करते रहेगा, धीरे धीरे वाइब्रेट करते रहेगा, ये भी बताया था। और ये भी बताया था कि यदि मैं कम फ्रीक्वेंसी का वहां पे एसी दूंगा, ठीक है, मान लो 2 हर्ट्ज 4 हर्ट्ज, तो उसमें कैसे पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कहां तक डिफ्लेक्शन होगा, कैसे डिफ्लेक्शन होगा, 1 सेकंड में कितने बार डिफ्लेक्शन होगा, ये सब भी कैलकुलेट करके वहां पे आपको बताया हूं। तो सिंपल सी बात है, यहां पे आप इसको एसी दे रहे हैं 10 मिली एम्पियर, एसी का मतलब होता है 50 हर्ट्ज का आप यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, तो पॉइंटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, पॉइंटर आपके जीरो पोजीशन पे ही ऑसिलेट करते रहेगा, ठीक है, वाइब्रेशन करते रहेगा, लेकिन कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पीएमएमसी हमारा डीसी पे ही वर्क करेगा, एसी पे वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, रीजन मैं आपको वहां पे बताया हूं लेक्चर में, है ना, फुल लेक्चर में, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसको एसी देंगे, तो एसी देने के कारण आपको यहाँ पे मैं मोटर के एग्जांपल देके बताया था कैसे टॉर्क 1 सेकंड में 50 बार चेंज होता है, 50 टाइम्स, तो उतने कम टाइम में 50 टाइम्स हमारा डिफ्लेक्शन करना, है ना, पॉइंटर का डिफ्लेक्शन करना पॉसिबल नहीं है ना, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो टॉर्क बहुत, मतलब 1 सेकंड में 50 बार आपका प्लस माइनस होते रहता है एसी में, है ना, मतलब 50 साइकिल कंप्लीट करता है, तो 50 साइकिल के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा यहाँ का मूविंग कॉइल का, जिसके कारण वहां पे जो टॉर्क डेवलप होगा, जो फोर्स डेवलप होगा, वो कहाँ 50 टाइम चेंज होगा, सो दैट इतना पॉसिबल, उतने कम टाइम में 50 टाइम पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, सो दैट वहां पे वो डिफ्लेक्शन करते, ऑसिलेशन करते रहता है जीरो वाले पोजिशन पे ही, ठीक। तो इसको डिटेल में आपको देखना है तो आप लेक्चर नंबर 9 या 10th में मैंने अपलोड किया है पीएमएमसी, वहां पे आप जा सकते हैं, वहां पे आपको पूरा इसका वर्किंग समझ में आएगा, व्हाई इट इज नॉट वर्क इन डीसी, सॉरी एसी, ठीक है। तो ये है, तो इसका फर्स्ट आंसर क्या आ गया, 10 मिली एम्पियर डीसी पे 300 डिग्री डिफ्लेक्ट करेगा एंड 10 मिली एम्पियर एसी पे 0 डिग्री डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि पीएमएमसी हमारा एसी पे वर्क नहीं करता। तो जैसे ही इसको एसी दोगे तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, देयर विल बी एसी अप्लाई करेंगे पीएमएमसी में तो डिफ्लेक्शन विल बी 0, ये आपको आंसर देना है, क्लियर। तो चलिए इसमें हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर लेके आऊंगा, उसमें हम लोग बातें करेंगे फिर से और अलग अलग क्वेश्चन पे। ओके, थैंक यू।